हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने ये अपना न्यू चैनल बनाया है इजी मैथ्स के नाम से। इससे पहले मेरा एक बिंदास विद मैथ्स के नाम से एक चैनल था, उसको यूट्यूब कंपनी ने आगे से डिलीट कर दिया किसी कारणवश। और उस चैनल पे मैं स्कूली क्लासेज, जो स्कूल अपने क्लास 8th 9th 10th 11th इन क्लासों के मैथ्स के वीडियो डालता था वहाँ पे। और बहुत सारे बच्चे भी देखते थे और बहुत सारे और भी फ्रेंड्स देखते थे, और उन्होंने अपना बहुत अच्छा प्यार भी दिया था मुझे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे। तो अब मैंने ये फिर से एक न्यू चैनल बनाया है और इस चैनल पे अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। इस चैनल पे आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी 2022 वाली जो अपनी 3rd ग्रेड वाली भर्ती थी उसमें मैथमेटिक्स से मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहा हूँ पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्योंकि अपने आप सबको पता है फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद तक मुझे लगता है साइंस मैथ वाले ही अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, और भी सब्जेक्ट वाले देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजी वगैरह और जो भी भाषाएँ हैं अपनी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड उनके काम में आ सकती है। बाकी साइंस मैथ वाले के लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला ही है। आपको देखो, एक ही वीडियो में तो मैं सारे पेपर नहीं कराऊंगा, जबकि इसके 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा मैं। और जितने भी पेपर हुए अपने रीट के, है ना, अभी फरवरी में एग्ज़ाम है रीट की, सबको पता है आप सबको। तो जितने भी पेपर हुए हैं ना अपने, जैसे 2011 में हुआ था, 12 में, 15 में, 17 में और 21 में, ये सारे पेपर आपको मैं करवाऊँगा इस चैनल पे। क्योंकि जो 2021 में पेपर हुआ था ना, वो तो मैंने खुद ने भी दिया था। मैंने भी 2 एग्ज़ाम रीट की दी थी, 21 वाली भी दी थी, 22 वाली भी दी थी। दोनों में अच्छे खासे नंबर थे, 130 प्लस नंबर थे। लेकिन पहले वाली रीट तो पता है आपको रद्द हो गई थी। फिर उसके बाद में जो दूसरा पेपर लगा था 22 में, उसमें मेरे 132 नंबर थे, लेकिन वो फिर पात्रता कर दी थी उसको गवर्नमेंट ने। फिर मैंने जब मेंस एग्ज़ाम दी थी तो उसमें भी आप सबको पता है कि भाई अपने क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए थे। 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, 3 के आंसर चेंज हो गए थे, और फिर से ये सिलसिला जारी ही है। अभी आप सबको पता है कि अब से फिर रिज़ल्ट 2 गुना का दोबारा आया है, आंसर की आई है, और जो फाइनल आंसर की आई है 31 तारीख को आई है। तो उसमें भी मेरे क्या है, 2 क्वेश्चनों में चेंजिंग है, तो एक तो मेरा सही है उसमें, एक गलत हो गया। यानी कि मेरा जो मार्क्स का जो स्तर है वो लगभग बराबर ही है। खैर छोड़िए, जो भी होगा वो देखेंगे आगे। देखो फ्रेंड्स, आप सब वीडियो को अच्छे से देखिए। ये जो पीडीएफ बनाई हुई है, सारे प्रश्नों को एक साथ लेकर पीडीएफ अपने उत्कर्ष कोचिंग वालों ने ये पीडीएफ बनाई है, और ये मैंने ली थी। तो मैंने सोचा आपको चैनल पे करवा दूं मैं ये, क्योंकि कईयों के पास तो उपलब्ध है ये, जिनके पास नहीं है वो आप आराम से वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए, आपका समय ख़राब नहीं करके और अपन चलते हैं। 2011 वाला जो पेपर आया था उसमें खंड 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, मतलब साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे 30। आपको पता है हर सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आते हैं रीट में। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखो, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें आपको ऑप्शन देखेंगे आप। विकास के बारे में पूछा है, तो विकास अंतःक्रिया का फल है। इसके अंदर विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो देखो ये गलत है ना। चौथा ऑप्शन क्या है इसका? गलत है, क्योंकि विकास प्रायः सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बाकी के ये 3 ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सही है। विकास एक व्यक्तिगत होता है, यानी कि हर मानव का विकास अपने अलग ढंग से होता है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यानी कि एक चैन के रूप में होता है विकास, यानी कि अंदर से बाहर की ओर। ठीक है ना। ये काफ़ी सारे विकास के पहलू हैं, आप जब बुक में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे इनको। और पहला है विकास अंतःक्रिया का फल है। ठीक है ना, अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही विकास होता है बॉडी में। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकों की सोच अमूर्तता से अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है।
यह अवस्था कौन सी है, यानी कि कितने वर्ष के बच्चे में ये चीज़ पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा 7 से 12 वर्ष तक, अमूर्तता से मूर्त की ओर। अमूर्तता की अपेक्षा अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है, ठीक है ना। ये बालकों की सोच कब होती है, 7 से 12 वर्ष के बालकों में होती है ये। यहाँ पर देखो 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में भी अमूर्त रूप से ही चीज़ों को समझ पाते हैं, लेकिन जो 12 से वयस्क तक, यहाँ पर जो बालक है वो अमूर्तता की ओर बढ़ने लग जाता है, यानी कि अमूर्त चीज़ों को भी वो समझने लग जाता है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, मानव विकास किन दो के योगदान का परिणाम है। तो देखो यहाँ पर आप सबको पता है वंशक्रम, यानी कि इसमें आनुवांशिकता पे भी डिपेंड करता है ये, और वातावरण पे भी डिपेंड करता है। दोनों का ही फर्क पड़ता है विकास पे, ठीक है। और जो वृद्धि होती है ना, वो सिर्फ वंशानुक्रम के माध्यम से होती है। हालांकि वृद्धि पे भी देखो वातावरण का फर्क तो पड़ता है, लेकिन मोस्टली वृद्धि जो है वो वंशानुक्रम से ही, उसमें सारे गुण अपने माता पिता से ही आते हैं वृद्धि में। चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसमें देखो अनुभव भी बताया था पियाजे ने, और संतुलीकरण भी बताया था, और सामाजिक संरचना पियाजे ने नहीं बताई थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही रह जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है, यानी कि कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो देखो यहाँ पर अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए, तो ये तो गलत है। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए, देखो बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में आप इन ऐसे बालकों को थोड़ी पढ़ा सकते हैं। तो सहकारी अधिगम या पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है, ये पीयर ट्यूटरिंग या व्यक्तिगत ट्यूटोरियल भी बोलते हैं इसको। यही प्रश्न अब जो ये आंसर किया है ना फ्रेंड्स, इसमें यही प्रश्न गलत हुआ था। पहले हमने भी यही करके आए थे, अब उसमें जो है अनौपचारिकता वाला मान लिया है। तो ये वाला सही रहेगा, यानी कि उस बच्चे को पर्सनली गाइड करना चाहिए। अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? तो यहाँ पर ये विशेषता है सृजनशील बालकों की। जिन बच्चों में क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है ना, उन बालकों की एक विशेषता होती है, वो समस्या के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। वातावरण में जो दोष होते हैं उनको जानने की कोशिश, मतलब नई नई चीज़ों की खोज करने का जो है उनमें प्रवृत्ति रहती है। 7वां प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ, सॉरी देखिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। अब देखिए इसको आप, क्वेश्चन नंबर 7 था अपना, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उसे कहा कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये आपको बताना है कि ये किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो उद्दीपन अनुक्रिया, ये तो नहीं है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं है ये, क्योंकि कोई भी उद्दीपक उसके सामने या उसके आसपास है ही नहीं। प्रत्यधिगम भी नहीं है ये, यानी कि चिन्हों के द्वारा थोड़ी सीख रही है वो, संकेतों के द्वारा जब कोई चीज़ सीखी जाती है तो वो प्रत्यधिगम होता है। श्रृंखलागत अधिगम का है ये उदाहरण, ठीक है। ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको आप याद रखिए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेश किया जाएगा, यानी कि जो बाह्य अभिप्रेरणा है ना उसके कौन से उदाहरण है। देखो प्रशंसा एवं दोषारोपण, ये भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। प्रतिद्वंदता बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। पुरस्कार दंड भी बाह्य प्रेरणा का है। परिणाम का ज्ञान भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा होती है अंदर से, ठीक है। देखो प्रशंसा दोषारोपण ये बाहर से होती हैं सारी चीज़ें। प्रतिद्वंदता हम किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं प्रतिद्वंदता। पुरस्कार एवं दंड किसी बच्चे को
मतलब कुछ सिखाने के लिए या कुछ उसको लालच देकर कुछ सिखाने के लिए उसको पुरस्कार भी दिया जाता है, कभी उसको दंड भी दिया जाता है। परिणाम का ज्ञान भी बाह्य अभिप्रेरणा ही है, यानी कि ये इन चीज़ों से एक प्रकार से मोटिवेशन तो मिलता है, वो बाहरी मोटिवेशन होता है, वो आंतरिक मोटिवेशन नहीं होता। आंतरिक मोटिवेशन होता है जो अपने मन से खुद टारगेट बनाते हैं, उसके लिए फिर मेहनत करते हैं मन से, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। 9वां प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको सामाजिक अधिगम कहेंगे, क्योंकि वो समाज में रहकर चीज़ों को बाहर से देखकर सीख रहा है, इसलिए उसको सामाजिक अधिगम कहेंगे, सोशल लर्निंग उसको बोलेंगे। आगे देखिए, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण कौन सा है? तो इसमें देखो, अधिगम निर्योग्यता तो भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवदान संबंधी बाधा या विकार। तो ये सही रहेगा। अवदान संबंधी मतलब उसका ध्यान भटक रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो ये एक अधिगम में निर्योग्यता है, अधिगम में अयोग्यता है, यानी कि अच्छे से अधिगम नहीं कर पा रहा वो। बाकी 11वां प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक बताना है आपको। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्ति कारक संचार के साधन, ये व्यक्तिगत कारक में नहीं आएगा, अध्यापक भी नहीं आएगा, समवयस्क समूह भी नहीं आएगा, बच्चे की स्वयं की मैच्योरिटी, परिपक्वता और उसकी एज, आयु, ये एक पर्सनल मतलब फैक्टर है, ठीक है ना, जो क्या करता है, अधिगम को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण या शून्य अधिगम स्थानांतरण भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि एक चीज़ सीख ली हमने, फिर हम दूसरा कौशल सीख रहे हैं, तो पहले वाला कौशल अगर दूसरे वाले कौशल पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है, ठीक है ना, जैसे आपको साइकिल चलाना आता है, आप 4 व्हीलर चलाना सीखते हैं, तो 4 व्हीलर चलाओगे तो साइकिल चलाने वाला जो अधिगम है, आपने जो पहली चीज़ सीखी है वो उसमें दिक्कत नहीं कर रही है, इसका मतलब वो शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसके अंदर सीधा सा आपको दिख रहा है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, यानी कि ये गुण है एक प्रकार से जिस बच्चे में होंगे वो मानसिक रूप से उसको स्वस्थ माना जाएगा। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने एक अलग प्रकार से व्याख्या की, और वो अलग प्रकार की व्याख्या है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए उन्होंने संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, यानी कि संज्ञानात्मक शब्द जहाँ भी आ जाता है ना, वो लगभग पियाजे का ही है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 15 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो अभिसारी चिंतन का मतलब होता है सृजनात्मकता से, क्रिएटिविटी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सही नहीं है? तो देखो, रुचियाँ जन्मजात होती हैं, बिल्कुल सही बात है, और अर्जित भी होती है रुचि, ठीक है ना, अर्जित और जन्मजात दोनों होती है रुचियाँ। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है, बिल्कुल सही है। रुचियाँ योग्यता, अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ये आपको ये सही लग रहा होगा, लेकिन ये जो है गलत है। रुचियाँ योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं। भाई आप में योग्यता है तो इसका मतलब आप में कोई चीज़ की रुचि होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड नहीं करता। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये गलत है। आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब हैं, ठीक है, नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इसमें। सत्रह नंबर का प्रश्न है, अभिव्यक्ति क्या है? यानी कि अभिव्यक्ति का जो परिभाषा है उसकी क्या है? तो अभिव्यक्ति जो है एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अभिव्यक्ति का मतलब एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड, ये अभिव्यक्ति सबकी अलग अलग होती है। आगे प्रश्न नंबर 18 है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? तो व्यक्तित्व में जो बुद्धि होती है ना,
व्यक्तित्व और जो बुद्धि होती है ना, उसमें वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका होती है, ठीक है ना। वंशानुक्रम की, देखो व्यक्तित्व आदमी का कैसे बनेगा, व्यक्तित्व को जन्मजात प्रक्रिया थोड़ी है, व्यक्तित्व सबका पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है, तो उसमें वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बुद्धि में भी वंशानुक्रम का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, बाकी बुद्धि और व्यक्तित्व में वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कहाँ होता है? इदम। इदम अहम और प्रा है। तो जिन इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, वो एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती है और उसको कहते हैं अपन इदम। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें, ये पूछा है, तो दबाव से निपटने के लिए रक्षा तंत्र सहायता करता है। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो वो है अति कल्पना। शारीरिक निर्योग्यता मतलब जिसमें कोई भी बॉडी के अंदर, शरीर में कोई अयोग्यता है, उस व्यक्ति के लिए कौन सी रक्षा युक्ति ऐसी है जो संतोषजनक, यानी कि उसे अति कल्पना, यानी कि कई बार क्या है, हमें कोई चीज़ नहीं मिल पाती मान लो, तो उसके लिए अपन अति कल्पना करके और अपने मन को खुश कर सकते हैं एक प्रकार से। तो संतोष कब होगा? जब आप अति कल्पना करेंगे। तो ये शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए है। बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के लिए बालकों के लिए बनाया गया है, ठीक है। एक क्या है, प्रसंगबोध परीक्षण है जो 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, तो इस कार्ड में लोगों के स्थान पर जानवरों को दिखाया गया है, ताकि बच्चे क्या है, लोगों के बजाय जानवरों को ज़्यादा रुचि लेते हैं समझने में, इसलिए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 23वां, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश। एक सृजनशीलता के पोषण के लिए, मतलब सृजनशीलता कैसे बढ़ेगी, तो उसमें अध्यापक को सहायता लेनी चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं बल्कि समानांतर हैं। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो देखो मूल प्रवृत्तियां तो आंतरिक जैविक बल होती हैं, ये सब पता है आपको। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ये भी सही है। यानी कि अंतर्नोद शरीर में कब पैदा होता है? जब कोई आवश्यकता होती है किसी चीज़ की हमें। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था ही है। मतलब अपने बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, है ना, तो वो अपनी बॉडी की अपने किसी चीज़ की ज़रूरत होगी हमें, तो वो क्या है, जो आवश्यकता है वंचना की शारीरिक अवस्था ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये प्रश्न आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि ये गलत चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे, तो ये आप सबको पता है 45 घंटे निर्धारित किए हुए हैं आरटी के अनुसार। आरटी 2009 के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में लगभग 45 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा। न्यूनतम है ये, अधिकतम कितना भी करा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो देखो, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रम का संचालन भी करना होगा। देखो दोनों सही हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक निर्धारित समय पर भी पूरा करना पड़ेगा। तो इस तीनों ऑप्शन सही रहेंगे इसके, निम्न में से सभी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005, मतलब जो एनसीईआरटी 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो देखो, महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे इसमें, ये ऑप्शन सही रहेगा इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, देखो एनसीईआरटी में से 2 प्रश्न आते हैं और आरटी में से भी लगभग 2 प्रश्न आते हैं, ये एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई, किसकी बातचीत की गई? तो ये इसमें बोला गया था कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है,
से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। इसके बाद में आपका क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो देखो, जो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है ना, वो नवीन खोज करना नहीं होता, वो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास ये भी नहीं होता। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये क्रियात्मक अनुसंधान का एक उद्देश्य होता है कि जो विद्यालय है और जो कक्षा है उसके अंदर जो शैक्षिक कार्य है उसमें क्या लाया जाए, सुधार लाया जाए। आगे फ्रेंड्स, इसका साइकोलॉजी का क्वेश्चन लास्ट है। राष्ट्रीय एनसीएफ जो अपना 2005 है उसके अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस प्रकार का सुधार उसमें बताया गया है। कहने का मतलब, तो उसमें बोला गया है कि आप एक तो खुली पुस्तक परीक्षा लीजिए, यानी कि बच्चों को किताब दीजिए और आराम से उनको करने दीजिए अपना काम। खुली पुस्तक परीक्षा मतलब ये हुआ सतत और निरंतर, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो मूल्यांकन है आपका CCE, ये CCE है आपका, इसके बारे में भी बात करी गई थी एनसीएफ में। और सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये तीनों ही चीज़ बोली गई थी, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जब भी आपको दिखे तो वहाँ पर आपको इनमें से सभी ऑप्शन टिक करना है। लगभग ऐसा ही होता है, हालांकि मैं सभी प्रश्नों के लिए नहीं कह रहा। तो देखिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हर वीडियो में हम 30% देखेंगे, एक सब्जेक्ट को हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।